तो आज हम क्लास 8th के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। कि आपको एक्सप्लेन करना है कि कुछ फाइबर्स को हम सिंथेटिक क्यों बोलते हैं। अब जो सिंथेटिक वर्ड है वो हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो ह्यूमन क्या करते हैं कि केमिकल्स की मदद से कुछ फाइबर्स तैयार करते हैं जिनको हम बोलते हैं फिर सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये मैन मेड होते हैं। ठीक है, मतलब इसको इंसान खुद से बनाता है और किसकी मदद से बनाता है, बाय यूजिंग केमिकल्स। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है मार्क द करेक्ट आंसर, मतलब चूज द करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन है रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जो रेयन है वो बाकी सिंथेटिक फाइबर्स से डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, क्योंकि इट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, इट इज़ obtained फ्रॉम वुड पल्प, और इट्स फाइबर कैन ऑल्सो बी वोवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स। तो इनमें से कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट होगा कि जो रेयन है वो सिंथेटिक फाइबर से अलग किस वजह से है। क्या ये सिल्क की तरह दिखता है, क्या ये वुड पल्प से बनता है, या फिर इसको भी जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उसकी तरह बुना जा सकता है। तो इसका आंसर हमने पढ़ा था कि जो रेयन है वो सबसे सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि वो एक्चुअली में वुड पल्प से तैयार किया जाता है। जो वुड पल्प होता है उसकी कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तब जाके फाइबर तैयार किया जाता है जिसको हम रेयन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट है फिलअप्स होंगे। ठीक है, इनको खुद ट्राई सॉल्व करने की कोशिश करो। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश और डैश फाइबर्स। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, अभी मैंने बताया सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर्स। ठीक है, तो सेकंड है सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स कॉल्ड डैश। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको बनाया जाता है रॉ मटेरियल से, तो उस रॉ मटेरियल को क्या बोलते हैं हम। ये हमने पढ़ा था कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो उस मटेरियल से तैयार किए जाते हैं। जो मटेरियल जब पेट्रोलियम बनता है तो वहाँ पे वो मटेरियल तैयार होता है, तो वहाँ पे जो मटेरियल होता है उसकी मदद से सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे पेट्रोलियम बनता है तो इसीलिए उसको नाम दिया गया था पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पेट्रोकेमिकल्स। फिर सी है लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो अ। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक क्या है, ये हमने पढ़ा था कि प्लास्टिक की तरह ही जो हमारा जो प्लास्टिक है वो सिंथेटिक फाइबर की तरह ही हमारे पास क्या है, पॉलीमर है। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंसेस को मिला के, ठीक है, जब कोई फाइबर तैयार किया जाता है तो उसको हम एक तरह से पॉलीमर ही बोलते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक भी वैसे ही है, बहुत सारे प्लास्टिक से मतलब जो छोटे छोटे सब्सटेंसेस होते हैं उनको मिला के एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। हमने पढ़ा था इसकी लीनियर अरेंजमेंट भी होती है और क्रॉस अरेंजमेंट भी होती है, जिसकी वजह से प्लास्टिक को हम बहुत सारी शेप्स दे सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये इसके आंसर्स हैं, आप इनको लिख सकते हैं वीडियो पर। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव एग्जांपल्स विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको कुछ एग्जाम्पल बताने हैं, ठीक है, जो कि ये इंडिकेट करे कि नायलॉन फाइबर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब कुछ एग्जाम्पल की मदद से आपको ये बताना है कि जो नायलॉन फाइबर्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे कि नायलॉन फाइबर का इस्तेमाल पैराशूट बनाने के लिए किया जाता है, और साथ में जो रॉक क्लाइंबिंग होती है, मतलब हमने पहाड़ को चढ़ना है तो उसके लिए जो रस्सियाँ बनाई जाती हैं वो भी नायलॉन की ही बनाई जाती हैं। वो इसीलिए बनाई जाती हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। और जो नायलॉन फाइबर है वो स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल पैराशूट और रॉक क्लाइंबिंग के लिए रोप्स को बनाने में किया जाता है। फिर सेकंड है नायलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग सीट बेल्ट्स, फिशिंग नेट्स एंड टायर कॉर्ड्स। सिंपल सी बात है, इसको आप ध्यान देना कि जो नायलॉन है उसका इस्तेमाल जो सीट बेल्ट्स होती है उसको बनाने में किया जाता है, और फिशिंग नेट्स होती हैं, मछलियाँ पकड़ने के लिए जो जाल बनाया जाता है वो भी नायलॉन से ही बनाया जाता है, और टायर कॉर्ड्स। ठीक है, जो टायर होता है उसके अंदर एक्चुअली आप नोट करोगे कि उसके अंदर कुछ वायर्स होती हैं, कॉर्ड्स होती हैं, वो भी नायलॉन की ही बनाई जाती हैं। ये तो आपको दिखेगा नहीं टायर कॉर्ड्स, ठीक है, ये तो आपको दिखेगा नहीं ऐसे। ठीक है, जब टायर बहुत ज़्यादा घिस जाता है तब जाके ये वो जो वायर्स हैं वो दिखने लगती हैं, टायर कॉर्ड जो दिखने लगती हैं। पर सीट बेल्ट्स और फिशिंग नेट्स आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है
नायलॉन इज़ यूज इन मेकिंग स्पोर्ट्स एक्सेसरीज लाइक रैकेट्स। जो नायलॉन होता है उसका इस्तेमाल जो रैकेट्स होते हैं, जो बैडमिंटन के रैकेट्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो टेनिस के रैकेट्स होते हैं, उनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि जितने भी प्लास्टिक कंटेनर्स हैं उनका इस्तेमाल फूड को स्टोर करने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, कि मतलब प्लास्टिक कंटेनर्स का इस्तेमाल खाने को स्टोर करने के लिए क्यों किया जाता है। इसका छोटा आंसर होगा क्योंकि प्लास्टिक क्या है, नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर जो भी फूड आइटम्स होगी ये उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए प्लास्टिक कंटेनर्स का इस्तेमाल खाने को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब प्लास्टिक की जगह पे अगर हम मेटल का कंटेनर यूज़ करें तो हमने पढ़ा था कि जो मेटल कंटेनर्स होते हैं वो फूड आइटम के साथ रिएक्ट करके कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बना देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम अचार होता है, ठीक है, उसको अगर हम मेटल के कंटेनर में स्टोर करके तो वहाँ पे कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बनेंगे, जहरीली चीज़ें बनेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर उसको हम खाएंगे तो हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। वीडियो को पॉज करके आंसर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। आपको अब डिफरेंस बताना है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में। ये हमने पढ़ा था, एक थर्मोप्लास्टिक होता है और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक में हमने पढ़ा था कि दो वर्ड से बना है, थर्मो और प्लास्टिक। ठीक है, मतलब एक ऐसा मटेरियल, ठीक है, या ऐसे प्लास्टिक्स जिनको टेम्परेचर मिलने पे, जिनको हीट मिलने पे वो अपने शेप को चेंज कर देते हैं, उनको बोलते हैं हम थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग क्या होते हैं, जिनको हीट मिलने पे अपनी शेप चेंज ना कर पाए। तो थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल था पानी की बॉटल, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल था जो मग होता है, ठीक है, या फिर जो स्विच बोर्ड होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो प्रीवियस वीडियो जाके आप देख सकते हैं। तो इनके कुछ एग्जाम मतलब इसमें पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, दो दो पॉइंट्स काफ़ी हैं इसके, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में इट कैन नॉट बी बेंड बट ब्रेक। हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी हम कुछ कुछ प्लास्टिक्स होते हैं जिनको बेंड करने जाते हैं तो बेंड नहीं होते हैं, वो टूट जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लास्टिक्स जो बेंड ना हो और बेंड होने के बजाय वो टूट जाए तो उनको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। और थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, जो कि आसानी से बेंड हो सकते हैं, जो आसानी से बेंड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पॉलीथीन के बैग्स हैं वो आसानी से बेंड हो जाते हैं, तो इसलिए वो थर्मोप्लास्टिक आते हैं। और स्विच बोर्ड जो होते हैं अगर उनको हम बेंड करने की कोशिश करें तो इतने हार्ड होते हैं कि वो टूट जाते हैं, तो इसलिए उनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ऑन हीटिंग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स इट कैन नॉट बी सॉफ्टन। मतलब गर्म करने पे ये मुलायम नहीं हो पाते हैं, ये सॉफ्ट नहीं हो पाते हैं, पिघल नहीं पाते हैं। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न इट कैन नॉट बी रीशेप्ड वंस इट इज़ मोल्डेड। यही एक कारण है जिसकी वजह से एक बार इसको मोल्ड कर दिया जाए, ठीक है, एक बार इसको कोई शेप दे दी जाए तो वापिस से उसको पिघला के दूसरी शेप नहीं दी जा सकती। ध्यान से सुनना कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनको हमने पिघला के कोई एक बार शेप दे दी तो दूसरी बार उसको पिघलाया नहीं जा सकता। अगर पिघलाएंगे नहीं तो उसको वापस से कोई और शेप नहीं हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में होता है। थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, ऑन हीटिंग द थर्मोप्लास्टिक्स इट बिकम सॉफ्टन। गर्म करने पे जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। यही एक रीज़न है, इसकी वजह से इसको दोबारा मोल्ड करके फिर से कोई और शेप आसानी से दी जा सकती है। तो ये कुछ डिफरेंस हैं, ठीक है, याद करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है ये क्वेश्चन, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पेपर में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। आपको बताना है कि ये दो दो चीज़ें हैं, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की ही क्यों बनाई जाती हैं, आपको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट है सॉस पैन हैंडल्स। जो पैन के हैंडल्स होते हैं या जो कुकर वगैरह होते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही क्यों बनाए जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक से क्यों नहीं बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर यूज टू मेक सॉस पैन हैंडल्स बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड ऑल्सो ऑन हीटिंग दीज प्लास्टिक डू नॉट गेट सॉफ्टन। वही आंसर इसका होगा कि जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उनका इस्तेमाल सॉस पैन हैंडल्स बनाने के लिए इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये हीट के बैड कंडक्टर्स होते हैं, मतलब हीट के इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, और गर्म करने पे ये पिघलते भी नहीं हैं। अब एज्यूम कर लो कि जो पॉलीथीन के बैग्स हैं उसका अगर हम हैंडल बनाए तो जैसे ही जो सॉस पैन होगा वो गर्म होगा तो उस गर्मी की वजह से वो भी क्या होगा, जो पॉलीथीन का बना होगा वो हैंडल वो पिघलना शुरू कर जाएगा, तो उसका फ़ायदा क्या।
ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक की बनाई जाती हैं। फिर दूसरा है इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स, ये सारे के सारे भी थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक से ही बनाए जाते हैं। अब ऐसा क्यों? ये भी हमने पढ़ा था कि बेकलाइट मटेरियल होता है जिससे ये सारी चीज़ें बनती हैं। अब ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं, मतलब इंसुलेटर्स होते हैं, इनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। सिर्फ इसी प्रॉपर्टी की वजह से बेकलाइट और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस और प्लग बोर्ड एट्सेट्रा चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कैटेगराइज द मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड और कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, जैसे टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट है, इससे लेके इलेक्ट्रिकल स्विचेस तक। आपको ये बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है और इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। मतलब आपको ऐसे 2 कॉलम्स बनाने हैं जिसमें एक तरफ लिखना है कैन बी रिसाइकल्ड और दूसरी तरफ लिखना है कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, और आपने सभी को एक एक हिसाब से अपने हिसाब से प्लेस करते जाना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि प्लास्टिक चेयर को रिसाइकिल किया जा सकता है, प्लास्टिक बोल्स, प्लास्टिक टॉयज़, प्लास्टिक कवरिंग और इलेक्ट्रिकल वायर्स, कैरी बैग्स, ठीक है, बॉल पॉइंट पेन, ये रिसाइकिल किए जा सकते हैं। मतलब ये थर्मोप्लास्टिक्स के बने हैं, ठीक है, जिनको वापस से पिघला के फिर हम कोई दूसरी शेप दे सकते हैं। और कैन नॉट रिसाइकल्ड में आते हैं हमारे पास कुकर हैंडल्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस और टेलीफोन, ठीक है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। फिर इनको हम क्या कर सकते हैं कि इनको हम पिघला के वापस से नई शेप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है और इस तरह से टेबल में लिख देना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, राना वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर। मतलब राना, ठीक है, एक लड़का है जो कि गर्मी के लिए एक शर्ट खरीदना चाहता है। तो उसको कॉटन शर्ट खरीदनी चाहिए या फिर सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई जो शर्ट है वो खरीदनी चाहिए। तो आपको बोला है कि आपको एडवाइस करना है, आपको राना को सलाह देनी है, ठीक है, और उसके साथ रीज़न भी देना है। मतलब एक राना एक लड़का है, ठीक है, वो गर्मियों के लिए अपने लिए कोई शर्ट खरीदना चाहता है, कमीज़ खरीदना चाहता है। तो आपको उसको बताना है कि वो कॉटन की शर्ट खरीदे या फिर सिंथेटिक मटेरियल की। आपका जो आंसर होगा उसका आपको रीज़न भी देना है कि अगर कॉटन की शर्ट खरीदना चाहता है तो क्यों खरीदे, अगर सिंथेटिक मटेरियल की खरीदनी है तो क्यों खरीदे। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो राना है गर्मियों के टाइम पे उसको कॉटन की शर्ट खरीदनी चाहिए, ठीक है, हमेशा गर्मियों के टाइम पे कॉटन की शर्ट जो है वो उसको खरीदना चाहिए। अब इसके पीछे भी रीज़न है, जो कॉटन है वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है वाटर का, मतलब पानी को बहुत अच्छा सोखता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा कि गर्मियों के टाइम पे पसीना बहुत निकलता है। तो कॉटन शर्ट्स क्या करेगी, जो पसीना निकलेगा बॉडी से उसको सोख लेगी, ठीक है, और इसको एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर देगी। मतलब हमारी बॉडी से पसीना निकलेगा वो चला जाएगा कॉटन के शर्ट्स में, तो कॉटन शर्ट से वो पसीना निकल जाएगा एनवायरनमेंट में, वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे इवेपोरेशन होगी, और जहाँ पे इवेपोरेशन होती है वहाँ पे हमेशा कूलिंग इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए गर्मियों के टाइम पे अगर कॉटन शर्ट पहनते हैं तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम रहता है, मतलब आपको ठंडक ज़्यादा महसूस होती है, ठीक है। वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि वहाँ पे जो स्वेट होता है उसकी इवेपोरेटिंग होती है, इवेपोरेशन प्रोसेस वहाँ पे होती है। आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। कुछ आपको एग्जाम्पल्स बताने हैं जो कि ये बताए कि जो प्लास्टिक्स हैं वो नॉन कोरोसिव होते हैं नेचर में। नॉन कोरोसिव मतलब वो रिएक्ट नहीं कर पाते हैं किसी से। तो इसका आंसर क्या होगा, प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, ये तो हमें पता है। दे डू नॉट रिएक्ट इवन इफ दे कम इन कॉन्टैक्ट विद स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। जैसा हमने पढ़ा था कि प्लास्टिक्स के अंदर बहुत सारे केमिकल्स को भी स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो जब उनके उनके अंदर केमिकल्स को स्टोर करके रखते हैं तब भी वो उन केमिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते, कोई वहाँ पे नया सब्सटेंस नहीं बन पाता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कि जो लोहा होता है उसको अगर हम बाहर रखते हैं तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके उसके ऊपर जंग लग जाता है। तो जो प्लास्टिक होता है उसके ऊपर ना तो जंग लगता है ना तो कुछ और रिएक्शन कर पाते हैं केमिकल्स, ठीक है, इसीलिए ये नॉन कोरोसिव होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, क्लीनिंग केमिकल्स दैट वी यूज़ एट होम आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स इंस्टेड ऑफ मेटल कंटेनर्स।
जैसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं, जैसे वॉशरूम को साफ़ करने का जो केमिकल होता है, जो हार्पिक होता है, ठीक है, वो भी प्लास्टिक का ही बना होता है। उसके अंदर जो केमिकल होता है वो एक्चुअली में एसिड होता है, ठीक है। तो एसिड को हम प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि वो प्लास्टिक के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। अगर उसको मेटल के साथ रिएक्ट करें तो हमने ये पढ़ा है कि जो मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी बनाते हैं, कुछ और केमिकल भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ये बताते हैं कि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो नॉन कोरोसिव होते हैं नेचर में। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।